Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 4 of unit number 2. So, in the previous lecture हम लोगों ने बात की है अभी तक वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जी हाँ, एक स्ट्रिंग में वाइब्रेशन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है उसके लिए हमारी वेव इक्वेशन और वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन एंड वेव इक्वेशन सॉल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। कौन सी बाउंड्री कंडीशन थी? द स्ट्रिंग इज अटैच्ड विद द 2 पॉइंट्स और यू कैन से द फिक्स एट 2 पॉइंट्स एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। एंड आफ्टर अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन भी हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब इस लेक्चर में मैं इस वेव इक्वेशन पे किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम बन के आते हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि ड्राइव द सॉल्यूशन ऑफ योर वेव इक्वेशन अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशन। अब लेकिन और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रॉब्लम जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन पे किस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनते हैं। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम भले ही दिखने में बड़ी लगे, छोटी लगे, बट बहुत धीरे धीरे उसे पढ़ेंगे हमें हर एक चीज समझ में आ जाएगी क्योंकि इस प्रॉब्लम में वेव इक्वेशन के बारे में ही लिखा होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच एंड फास्टन टू 2 पॉइंट्स एल अपार्ट। यानी कि सिंपल एक चीज हो गई कि स्ट्रिंग गिवन है जो कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो कि कितने डिस्टेंस पे एल पे है, तो अगर एक x इज इक्वल टू 0 पे है तो एक x इज इक्वल टू l पे है एंड दिस इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, मींस वी हैव द सेम 2 बाउंड्री कंडीशंस, राइट। अब उसके बाद वो लिखता है द मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस वर्क। यानी y इज इक्वल टू a sin pi x by l होता है कब? जब हम इस स्ट्रिंग को पुल अप करते थे और हमने अपने सॉल्यूशन पढ़ा है y इज इक्वल टू सम fx। तो ये वो कंडीशन गिवन है जो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में गिवन आता है, इस fx की वैल्यू क्या है, राइट। नाउ फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब जब स्ट्रिंग को आप इनिशियली रिलीज करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 तो एक इनिशियल कंडीशन क्या है? एक इनिशियल कंडीशन होती है dy बाई dt इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब वो कहता है जब आपने इस स्ट्रिंग को रिलीज कर दिया, नाउ शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस x, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट at a distance x from one end at a time t is given by this function। यानी जब आपने स्ट्रिंग को रिलीज कर दिया तो अब इस स्ट्रिंग में क्या डिस्प्लेसमेंट आ रही है उसको हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन लेंथी दिखता है बट क्वेश्चन के अंदर वही सब चीजें एक्सप्लेन की गई जो हमने वेव इक्वेशन में पढ़ी हैं कि इट इज फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और बाउंड्री कंडीशन के बाद ये क्योंकि हमेशा एक इनिशियल रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इट इज ऑलवेज 0। तो ये कंडीशन भी आपकी ऑलवेज लगने ही वाली है। तो दैट मीन्स जैसे ही मुझे दिखाई दिया दिस इज अ स्ट्रिंग डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन, यानी मुझे स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा वेव इक्वेशन पे, वी विल राइट द वेव इक्वेशन। उसके बाद हम इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ड्राइव करके दिखाएंगे और ये आपको करके दिखाना है बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर में बोला है आपके पास इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। सो पेपर में चाहे सेक्शन बी में आए चाहे सेक्शन सी में आए वहां पे एक क्वेश्चन आना ही आना है और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाना ही होगा जो कि आपका बिल्कुल एज इट इज ड्राइव होना है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में जो हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी देन वी गेट द वैल्यू ऑफ c1 दैट इज इक्वल टू 0 और c2 c3 को हमने an और c2 c4 को हमने bn लेट किया था, तो वी विल गेट दिस वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। कौन सी बाउंड्री कंडीशन? वही सेम एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू l y इज इक्वल टू 0, राइट। और अगर इसके बाद आप देखें तो हमने एक और कंडीशन ड्राइव की थी दैट इज कॉल्ड आफ्टर अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। कौन सी इनिशियल कंडीशन? कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी dy बाई dt 0 है, तो अगर हम उसे अप्लाई करते हैं इन दिस सॉल्यूशन तो हमें मिला था bn इज इक्वल टू 0 और अगर इस bn की वैल्यू 0 है तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बचता है y ऑफ xt इज इक्वल टू दिस वन, राइट। सो इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको इस सॉल्यूशन एज इट इज याद कर लेना है बिना कोई स्टेप मिस करे कि आप इस फाइनल सॉल्यूशन तक यहां तक पहुंच जाए।
अब इस फाइनल सॉल्यूशन के बाद आपको वापस क्वेश्चन की तरफ देखना होगा कि क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है। जी हाँ, एक और हमने इनिशियल कंडीशन की बात की थी कि जब हम इनिशियली स्ट्रिंग को डिस्प्लेस करते हैं तो वो एक कर्व के फॉर्म में आ जाती है स्ट्रिंग, एंड दैट कर्व इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin pi x by l। यानी कि अगर मैं इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाऊं तो एट x, 0 यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 द इनिशियल कंडीशन इज गिवन एज, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज a sin pi x by l, राइट। सो दिस इज माय इनिशियल कंडीशन जो मुझे कहां पे अप्लाई करनी है, जो अब मुझे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे अप्लाई करनी है। यानी अगर मैं यहाँ t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये भी हम लोग देख चुके हैं cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an sin n pi x by l, राइट। यानी अगर हम इस कंडीशन को पुट कर दें, सो इस इक्वेशन में जैसे ही आपने कंडीशन पुट करी x, 0, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, दिस इज an एंड दिस बिकम sin n pi x by l। And as per the given question, what is y x, 0? This is given y x, 0 is equal to a sin pi x by l। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, a sin pi x by l is equal to summation n is equal to 1 to infinity an sin of n pi x by l, राइट। अब इस समेशन को एक्सपैंड अगर आप करेंगे, इस समेशन को एक्सपैंड करेंगे तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट an। अब अगर मैं इसे एक्सपैंड करना स्टार्ट करूं तो अगर मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पे एक्सपैंड करता हूं, n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये बनेगा a1 साइन ऑफ n की जगह 1 तो ये हो जाएगा पाई x by l, राइट। उसके जब आप 2 रखेंगे तो ये बनेगा a2 साइन ऑफ 2 पाई x by l। सिमिलरली अगर आप a3 रखते हैं तो ये हो जाएगा a3 साइन ऑफ 3 पाई x by l, राइट, एज ऑन। बट जब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो लिखा है केवल a sin pi x by l। सो जब मैंने इसे एक्सपैंड कर लिया और मैं इस पार्ट को कंपेयर करूंगा, राइट, सबसे पहले मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, उसके बाद मैंने समेशन को एक्सपैंड कर लिया, राइट, एक्सपैंड मैंने जनरलाइज कर लिया। बट अगर मैं अब यहाँ पे देखूं तो एक्सपेंशन करने के बाद आई हैव टू कंपेयर, और कंपेयर कौन से टर्म होते हैं, साइन का जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पे जो साइन का टर्म है उसी से कंपेयर होने वाला है। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे साइन पाई एक्स बाय एल का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ पे sin pi x by l का कोफिशिएंट क्या है, that is a1। So after comparing we will get what is the value of a1, a1 is equal to a। सिमिलरली अगर मैं कंपैरिजन फर्दर करूं तो क्या यहाँ पे sin 2 pi x या sin 3 pi x है कोई भी कंपोनेंट अवेलेबल है, जी नहीं, यहाँ पे कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं, कहा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम फर्दर कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है a2 भी 0 है, a3 भी 0 है, a4 भी 0 है, और जितने भी आगे टर्म है वो सबके सब क्या है, वो सबके सब 0 है। सो सिंपल सा काम करना है, ये सॉल्यूशन आपको एज इट इज ड्राइव करके दिखाना है, जिसमें आपका पहले इनिशियल प्रॉब्लम, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन, उसके बाद एक इनिशियल कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी वाली, उसके बाद एज पर द क्वेश्चन अब इनिशियल कंडीशन यहाँ पे चेंज होती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे एक्सपैंड किया, वी गॉट द कांस्टेंट वैल्यू। अब इस कांस्टेंट का मतलब है एक्चुअली मेरा सॉल्यूशन तो ये था ना, एक्चुअली दिस इज माय सॉल्यूशन इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन को मैं एक्सपैंड करूं, दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन, तो अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा वही a1, a2, a3, बट मेरे पास केवल कौन सा कांस्टेंट है, मेरे पास केवल a1 एज ए कांस्टेंट अवेलेबल है, बाकी a2, a3 तो 0 है ना। लाइक अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y ऑफ x, t इज इक्वल टू, इफ आई एम एक्सपैंडिंग दिस तो ये हो जाएगा a1, और यहाँ पे आपने n को 1 रखा तो ये हो जाएगा cos pi ct by l इंटू साइन ऑफ pi x by l, क्योंकि मैंने n को 1 रखा। इसी तरह जब n को 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा a2 cos ऑफ 2 pi ct by l इंटू साइन ऑफ 2 pi x by l, एज ऑन। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे किसके कांस्टेंट की वैल्यू है, केवल a1 की वैल्यू अवेलेबल है ना, बाकी कांस्टेंट तो 0 है। सो व्हाट इज माय फाइनल सॉल्यूशन, सो फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स ओनली y ऑफ xt इज इक्वल टू a1, a1 की जगह क्या है, कैपिटल ऑफ a, राइट, एंड देन cos ऑफ pi ct by l, दिस इज द वन, एंड sin of pi x by l, this is the final solution, राइट। सो प्रॉब्लम के बेस पे ये फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट होता है, बट इनिशियल कंडीशंस तक यहां तक का सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट होना ही होना है। इसके बाद केवल गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इसे एक्सपैंड करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, एंड देन उस कांस्टेंट की वैल्यू को वापस इनिशियल सॉल्यूशन में प्लेस कीजिए, और देन वी गॉट द फाइनल रिजल्ट, राइट। एक और क्वेश्चन देखिए सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी लग जाए कि ये चीज आपको हर एक क्वेश्चन में रिपीट ही करनी है, राइट। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, अ
tightly stretched string with fixed end point x is equal to 0 and x is equal to L. अगेन सेम थिंग, मुझे इस लाइन को पढ़ने के बाद मिल गई कि स्ट्रिंग का क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L पे स्ट्रेच्ड है, दोनों पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो यानी यहाँ का डिस्प्लेसमेंट भी 0 यहाँ का डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, दैट मींस दीज आर द सेम बाउंड्री कंडीशन. तो इतना क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में एकदम मैं स्टार्ट कर दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द वेव इक्वेशन, स्ट्रिंग वाइब्रेशन कैलकुलेट करना है, देन इसका सॉल्यूशन लाएंगे, देन बाय अप्लाइंग दीज बाउंड्री कंडीशन हम बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन ले आएंगे. और क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा क्या होगी, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जो है वो वहां से रेस्ट से रिलीज किया गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0. तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई यानी dy by dt is equal to 0 at t is equal to 0, तो ये इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई है. एंड इफ दिस इनिशियल कंडीशन इज सेटिस्फाइड वी कैन से द सॉल्यूशन आफ्टर इनिशियल कंडीशन इज दिस वन. राइट, सो जैसा कि मैंने पहले बोला आपको एक क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिएगा, कभी भी इन इक्वेशंस को डायरेक्ट मत लिखिए, कहीं पे गलती हो जाए आप इन इक्वेशन को याद रख सकते हैं, बिकॉज इन इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने का मतलब है यू आर डूइंग 80 to 90% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन. राइट, सो ये एज इट इज होना है, तो टिपिकल नहीं है यूनिट. सॉल्यूशन बड़ा जरूर लग रहा होगा बट टिपिकल कहीं नहीं लगेगा, बिकॉज अगर आपको ये सॉल्यूशन याद है तो आपको लगेगा या हो जाएगा सॉल्व. राइट, अब क्या बचा, अब बचता है क्वेश्चन में फर्दर कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज व्हाट is tightly stretched string with fixed endpoint x is equal to 0 and L is initially in a position given by this equation. तो this is the initial position, ये वो कर्व है जो कि आपका स्ट्रिंग इनिशियली बना रहा है. So that means what is my initial condition? Initial condition says yx, 0 is equal to y naught sin of cube पाई एक्स बाय एल. बेसिकली ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, और इस इनिशियल कंडीशन का मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें फ्रॉम दिस सॉल्यूशन तो टाइम t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या बनेगा y x, 0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos वाली टर्म 1 बन जाएगी sin n पाई x बाय l, यानी कि हो गया sin n पाई x बाय l. राइट, सो दिस इज माय गिवन कंडीशन. अब y x, 0 मुझे गिवन है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा y नॉट साइन ऑफ क्यूब पाई x बाय l is equal to summation n is equal to 1 to infinity an sin of n pi x by l. Right, now the same thing कि हमें राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करना है, बट अब आप समझ चुके होंगे कि मैं राइट हैंड साइड को कितना एक्सपैंड करूं, जितने लेफ्ट हैंड साइड में मुझे साइन के टर्म मिल रहे हो. बट यहाँ पे टर्म क्या मिल रहा है, साइन क्यूब ऑफ पाई एक्स बाय एल यानी साइन क्यूब थीटा. बट इफ यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक तो एक फॉर्मूला होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा फॉर्मूला. रिमेंबर, इसी से हम साइन क्यूब थीटा को बेसिकली सॉल्व करते हैं, चाहे मुझे डिफरेंशिएट करना हो इंटीग्रेट करना. तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे साइन क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए तो दैट इज बिकम्स लाइक 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. राइट, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला अगर मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करूं तो y नॉट मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन क्यूब का मतलब हो गया दैट इज 3 साइन थीटा वेयर थीटा इज व्हाट पाई x बाय l, तो यहाँ पे आपका आ गया पाई x बाय l, और उसके बाद माइनस ऑफ साइन 3 थीटा यानी माइनस ऑफ साइन थ्राइस, और थीटा की वैल्यू थी पाई x बाय l, तो ये हो गया साइन 3 पाई x बाय l और डिवाइडेड बाय 4. Right, so we have simply replaced the sine cube theta value by the trigonometric formula that is 3 sin theta minus sin 3 theta by 4. और अब इक्वल टू, अब मैं इस राइट हैंड साइड को कितना एक्सपैंड करूं, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या टर्म बन रहा है, एक टर्म बन रहा है साइन पाई एक्स और दूसरा टर्म बन रहा है साइन 3 पाई एक्स. तो अगर आप इसे एक्सपैंड करते हैं n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो ये बनेगा a1 साइन ऑफ, आपने n की जगह 1 रखा तो एक टर्म बन गया पाई एक्स बाई एल. ये कंपेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. दूसरा टर्म इसी तरह से क्या बनेगा, प्लस ऑफ a2 साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई एल, जो कि आपका कंपेयर नहीं हो रहा. तीसरा टर्म क्योंकि यहाँ पे 3 पाई एक्स भी है तो मैं a3 टर्म को भी एक्सपेंड करूंगा, a3 हो गया साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाय एल. राइट, अब इसके आगे चाहे a4 एक्सपैंड कीजिए a5 एक्सपैंड कीजिए, वो सभी के सभी जीरो आने क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे साइन 3 पाई के बाद कोई टर्म ही नहीं है. राइट, तो ये एक्सपेंशन का वे होता है कि हमें कितना एक्सपैंड करना है सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट्स. अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो साइन पाई एक्स बाय एल वाले कोफिशिएंट को साइन पाई एक्स वाले एल बाय एल वाले कोफिशिएंट से जब हम कंपेयर करेंगे सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 बिकम्स दैट इज 3y नॉट बाय 4. राइट, सिमिलरली साइन 2 पाई एक्स है, यहाँ पे साइन 2 पाई एक्स है ही नहीं तो यानी a2 की वैल्यू क्या हो गई, a2 की वैल्यू 0 हो गई. सिमिलरली साइन 3 पाई एक्स बाय एल से कंपेयर करेंगे तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ y नॉट बाय 4 बिकॉज इसका जो कोफिशिएंट बनेगा माइनस y नॉट बाय 4.
राइट, एज सो ऑन, बिकॉज फर्दर मेरे पास A4 A5 ये सारे क्या है, ये सारे 0 है। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, सो दैट मींस मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, जी हाँ सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, कहां तक, A1 A2 एंड A3, बिकॉज मुझे A3 के बाद तो सारे ही 0 है। तो इस इक्वेशन को अगर हम एक्सपैंड करें तो ये इक्वेशन हमारी लिखी जाएगी इन दिस फॉर्मेट। आप सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, समेशन को मैं एक्सपैंड करूं तो पहली टर्म A1 बनती है, दूसरी टर्म cos ऑफ n की जगह 1 हो गया तो पाई सी टी बाय एल, एंड देन इनटू साइन ऑफ n पाई एक्स बाय एल होता है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स बाय एल, राइट, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस A2 के साथ हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई सी टी बाय एल इंटू साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय एल, और प्लस A3, दिस इज टर्म cos ऑफ 3 पाई सी टी बाय एल इंटू साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाय एल। आगे एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं बिकॉज हमने A4 A5 सब क्या है, सब 0 है। अब केवल क्या करना है, इस A1 की जगह प्लेस करना 3y0 by 4, तो इस A1 की जगह यहाँ पे आगे देखिए 3y0 by 4 साइन पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस पाई सी टी बाय एल। A2 टर्म 0 है और A3 टर्म दिस इज माइनस y0 by 4, तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। सो आई होप कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रिंग इक्वेशन, इस लेक्चर को करने के बाद बहुत इजी लगने लगा होगा कि आप बहुत इजीली इसमें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेके आएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, यही दोनों क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ भी चुके हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि एज इट इज पेपर में रिपीट हो जाए। बट कोई भी क्वेश्चन आए, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर फर्दर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन द सेम थिंग, बट फिर वही चीज है कि इन इक्वेशंस में, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज ड्राइव हो रहा है। सो ये तो आपको एटलीस्ट करना ही करना है। उसके बाद जहां आपने इस 90% पार्ट को सॉल्व कर लिया, कि आपने सॉल्यूशन कर लिया, फिर तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेटली यू विल अप्लाई द कंडीशन एंड फाइंड आउट द लास्ट एंड द फाइनल रिजल्ट, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फर्दर क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू।